Hi everyone. While I was preparing this lecture, I thought that modern history wouldn't be that tricky as compared to other part of the history like ancient, medieval. But I had received many queries. Some of them are very genuine doubt, which should naturally come to your mind when you are preparing the subject. So if video lengthy nahi hoga, then I'll include repeated topics, repeated themes of modern history in this lecture only. बट अगर वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इट एक्सीड इट्स टाइम लिमिट, तो रिपीटेड टॉपिक्स रिपीटेड थीम्स को मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूँगा. एंड अगर रिपीटेड टॉपिक्स इस लेक्चर में इंक्लूडेड होगा तो आपको थंबनेल में यहाँ कहीं दिख जाएगा लिखा हुआ. नाउ व्हाट आर द 4 मेन प्रॉब्लम्स विच यू गाइज एनकाउंटर, इवन सब लोग एनकाउंटर करते हैं व्हाइल रीडिंग हिस्ट्री. द फर्स्ट वन इज़ की प्रॉब्लम ऑफ रोट लर्निंग. हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे पढ़नी होती हैं जो यू हैव टू जस्ट मग अप. How to tackle this problem? The second thing is कि if you see the last few previous year papers, then काफ़ी questions ऐसे हैं जो कि unknown questions हैं. Unknown means कि those question you won't find in spectrum. So यहीं से question ये भी आता है और काफ़ी doubt आपके भी आ रहे थे कि is spectrum sufficient for modern history या फिर we have to supplement some other sources. And the fourth problem is decreasing weightage of modern history. Most of us devote हाफ ऑफ आवर टाइम टू मॉडर्न हिस्ट्री, बट आप रिसेंट पास्ट में देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा डिक्रीज हुए हैं. सो हाउ वी गो अबाउट दिस? डू वी हैव टू डेडिकेटली प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री? हियर आई थिंक कि ये 4 जो मेन प्रॉब्लम है, देयर आंसर शुड बी क्लियर इन योर माइंड. बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जाते हो, कोई रिसोर्स पढ़ते हो, तो एक लेवल का ट्रस्ट आपको दिखाना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो अगर इन बैक ऑफ योर माइंड आपको ये डाउट रहेगा कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सारे थॉट प्रोसेस के साथ यू वोंट बी एबल टू गिव योर 100%. दैट इज़ वाई आई थॉट कि फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल दिस डाउट एंड आफ्टर दैट विल टेक अप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ रोट लर्निंग. देखो, फर्स्ट लेट मी क्लियर वन थिंग कि हिस्ट्री में चीज़ें आपको याद करनी होगी. इवन हिस्ट्री में क्या, इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू मग अप समथिंग. सो डज दैट मीन कि सिर्फ आपको चीज़ें रट लेनी है? द आंसर इज़ नो. आपको हिस्ट्री को याद नहीं करना है, आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिफोर मगिंग अप एनीथिंग. अगर कोई भी फैक्ट आप रॉ याद करोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में, देन दैट वुडंट बी मच हेल्पफुल. बिकॉज आप मीन्स में देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि एनालिटिकल होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा जा चुका है कि अगर महात्मा गांधी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं होते तो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का शेप कैसा होता. ये आंसर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. टू राइट दिस आंसर यू मस्ट हैव द क्लियर नॉलेज ऑफ, क्लियर आइडिया ऑफ द रोल ऑफ गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये. एंड टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या प्रोविजंस आए और क्यों आए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड फर्स्ट. नाउ कहानी की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से होता है. दिस एक्ट फेल्स टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन, प्लस इट ऑल्सो स्टार्टेड कम्युनल पॉलिटिक्स बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. प्लस जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था वो भी काफ़ी नैरो फ्रेंचाइजी पे होता था. दैट इज़ वाई ऑल द कांग्रेसमैन वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिफॉर्म एंड दे रिजेक्टेड इट. इसके बाद कहानी आगे बढ़ी एंड इन 1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड जो कि 1980 तक चला था. सो बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कुछ इवेंट ऐसे हुए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फाउंडेशन रखे थे. जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था उस वक्त इंडियंस ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था. एंड इन रिटर्न दे एक्सपेक्टेड दैट कि ब्रिटिश जो हैं वो इंडियंस की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे. इंडियंस की क्या डिमांड थी वो डिसाइड हुआ था लखनऊ पैक्ट में जो कि 1916 में हुआ था. ड्यूरिंग लखनऊ पैक्ट बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे एंड दे प्रेजेंटेड सम कॉमन गोल्स, सम कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. बट उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इन 1916, दैट इज़ होम रूल मूवमेंट. होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे का रीज़न क्या था? द फर्स्ट वन इज़ कि जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उसकी वजह से इंडियन इकॉनमी, इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से शैटर्ड हो गया था. शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, टैक्सेशन काफ़ी हाई था. ऑल दिस फैक्टर्स रिजल्ट इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया
द सेकेंड फैक्टर इज़ जो गदर मूवमेंट का रिप्रेशन हुआ था उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट थी इंडियंस के अंदर। एंड द थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का फेलियर। ये तीन काफ़ी बड़े रीज़न थे। इसके साथ ही तिलक प्लस एनी बेसेंट की एंट्री हो गई थी इंडियन पॉलिटिक्स में। तिलक मैंडले जेल से रिलीज़ होने के बाद उनका जो नेचर था थोड़ा टोन डाउन हो गया था। इवन दो ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि टू अटेन द फ्रीडम कांग्रेस के साथ उनको मिलकर काम करना होगा। प्लस एनी बेसेंट का इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई थी। ऑल दिस फैक्टर कल्मिनेटेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल होम रूल मूवमेंट। दिस मूवमेंट हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल। It aroused nationalist feeling, and the third, which is the most important one, it helped to revive the Congress. बैकग्राउंड में इतना कुछ चल रहा था, that is why गवर्नमेंट adopted soft line, and in 1917 मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आया। मॉन्टेगू डिक्लेरेशन से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसी ये थी कि जो भी इंडियंस हैं हम उनकी हेल्प लेंगे लॉ मेकिंग में। बेसिकली पार्टिसिपेशन की पॉलिसी थी, दैट दे विल इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग। बट इन मॉन्टेगू डिक्लेरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज़ टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन। नाउ इन 1918 वर्ल्ड वॉर वन एंड हो गया था। इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर इन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट जिसमें प्रीएम्बल मेंशन था। जब ये एक्ट आया उस वक्त मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइस रॉय थे। That is why this act also called Montagu-Chelmsford reform। एंड जो फर्स्ट रिफॉर्म था वो था रिगार्डिंग चेंज इन होम गवर्नमेंट। 1919 से पहले क्या होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी जो सैलरी थी वो इंडियन फंड से दी जाती थी। इसी चीज़ को लेके लखनऊ पैक्ट में ये बोला गया कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है तो उसकी सैलरी इंडियन फंड से क्यों दी जा रही है। सो टू रिजॉल्व दिस इशू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कुछ फंक्शंस ले लिए एंड एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम था हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये भी लंदन में बैठेगा बट इट्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो पहला डिमांड था लखनऊ पैक्ट का वो यहाँ पे कुछ हद तक पूरा हो गया था। नाउ द सेकेंड थिंग इज 1919 से पहले क्या होता था, 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर दी गई, बट काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे थे जिसपे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी लॉ बनाता था और सेंट्रल लेजिस्लेचर भी लॉ बनाता था। इस वजह से काफ़ी टसल होता था। सो टू प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट को डिमार्केट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। नाउ सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। एंड इसी से हमारा थर्ड रिफॉर्म आता है, दैट इज़ डायरकी इन प्रोविंसेस। जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। वन इज़ ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड द सेकेंड इज़ रिजर्व लिस्ट। डायरकी इन प्रोविंसेस से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए और यही तरीका होता है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का। कोई चीज़ आप प्रेजेंट में पढ़ो तो आप प्रीवियसली जो भी चीज़ें पढ़े हो उससे लिंक किया करो। नाउ इन 1765 आफ्टर ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, जैसा वहाँ था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया है और जो चीज़ें वेलफेयर वाली हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हैं, उनको ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाल दिया गया है। जो भी चीज़ें रिजर्व लिस्ट में थी लाइक पुलिस, लैंड रिवेन्यू, जस्टिस, प्रेस, पेंशन, उस पर गवर्नर जनरल अलॉन्ग विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाएंगे। और जो चीज़ें ट्रांसफर लिस्ट में थी लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा विथ एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। नाउ जो थर्ड रिफॉर्म था 1919 से पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें वॉइस रॉय थे प्लस उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल मेंबर थे। एडिशनल मेंबर्स के जो नंबर्स थे वो मिनिमम 16 हो सकते थे और मैक्सिमम 60 हो सकते थे। लखनऊ पैक्ट में ये बोला गया कि इस नंबर को 150 कर दिया जाए और 150 में एटलीस्ट 75 जो हैं वो इंडियन रहे, प्लस 75 में 1/3 सीटें जो हैं वो मुस्लिम के लिए रिजर्व रहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और सेंट्रल लेवल पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करके बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से जो अपर हाउस था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे जिसमें टोटल 60 मेंबर थे, एंड जो लोअर हाउस था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे जिसमें 145 मेंबर थे। नाउ द नेक्स्ट रिफॉर्म इज़
जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, सबसे पावरफुल बॉडी थी उस टाइम की, उसमें टोटल 6 मेंबर थे। 1909 एक्ट में एक इंडियन मेंबर को अटैच किया गया था एज अ लॉ मेंबर। प्लीज़ राइट डाउन हिज नेम इन द कमेंट सेक्शन। तो 1909 तक सिर्फ एक मेंबर थे, बट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट वॉज डिसाइडेड दैट कि आउट ऑफ 6 मेंबर 3 वुड बी इंडियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो हैव द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसी से ही एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई थी, दैट इज़ साइमन कमीशन। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न था कि हर 10 साल में एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग देखेगा प्लस रिफॉर्म सजेस्ट करेगा। उसी को फॉलो करते हुए साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। अच्छा, यहाँ पे साइमन कमीशन से एक चीज़ याद आई, लेट मी शो यू। ब्रिटिश के टाइम्स पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बने थे, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस बने थे, लाइक यू कैन सी चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, रैले कमीशन, यहाँ पे देखो सैडलर कमीशन, हंटर कमेटी रिपोर्ट, ली कमीशन, बटलर कमीशन, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, साइमन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, सार्जेंट प्लान। तो ये सारे कमिटीज़ और कमीशन स्पेक्ट्रम में नहीं दिए हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ द कमिटीज़, किस वॉइस रॉय के अंदर वो फॉर्म किए गए थे एंड क्या बेसिक पर्पस था, क्या थीम था उनका। दिस मच इन्फॉर्मेशन यू मस्ट बी नोइंग। सो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड प्लीज़ रीड अबाउट इट। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ अगर हम इसका असेसमेंट करें तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी। फॉर एग्जांपल, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट टॉक अबाउट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बट ये सिर्फ कैरेट थे जो कि इंडियंस को दिए गए थे। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सब्सटेंस लैक करता था। फॉर एग्जांपल, इवन दो डायरेक्ट इलेक्शन था, बट जो फ्रेंचाइजी थी बहुत लिमिटेड थी और काफ़ी कम लोग ही वोट दे पाते थे बेस्ड ऑन उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो टैक्स कितना पे करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं। दी सेकेंड थिंग इज़ कि वुमेंस के पास ना तो वोट का राइट था और ना ही इलेक्शन को कंटेस्ट करने का राइट था। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी वो था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। एंड दी फोर्थ थिंग इज़ कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको ख़त्म तो नहीं किया गया बल्कि एक्सपेंड कर दिया गया और भी कम्युनिटीज़ इंक्लूड कर लिया गया। सो दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी एनी एक्ट। सिर्फ एक्ट की बात नहीं, कोई भी आप मूवमेंट पढ़ रहे हो, एनसीएम, सीडीएम, स्वदेशी मूवमेंट, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उन बैकग्राउंड्स को आप अच्छे से समझोगे तो बहुत चीज़ें आपको याद करनी नहीं पड़ेंगी। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू सी कि हाउ वेल वी हैव अंडरस्टूड। Now, this question came in 2014. The Government of India Act 1919 clearly defined the first option is the separation of power between judiciary and legislature. The second one is jurisdiction of central and provincial government. The third one is power of Secretary of State and Viceroy, and the fourth one is none of the above. Clearly इसका आंसर भी होगा, बिकॉज आपको मैंने बताया है कि जो सब्जेक्ट थे उसको डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल सब्जेक्ट प्लस प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सो जो जुरिडिक्शन थे वो क्लियरली डिफाइन थे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया था, आई थिंक ये 2015 में आया था। द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। नाउ ये 2017 में पूछा गया था। In the context of Indian history, the principle of diarchy refer to first, division of the central legislature into two houses; B, introduction of double government, that is central and state government; C, having two set of rulers, one in London and another in Delhi; D, division of the subject delegated to provinces into two category. The correct answer is D. दो लिस्ट क्रिएट किया गया था, एक था आपका रिजर्व लिस्ट, दूसरा था ट्रांसफर्ड लिस्ट। नाउ ये 2022 में पूछा गया है। In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved list? यहाँ पर reserved list के बारे में पूछा है। So options क्या क्या हैं? Administration of justice, local self government, land revenue, police। जो मैंने आपको बताया था, जितने भी वेलफेयर वाली चीज़ें हैं उनको ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाला गया था, बाकी जो पावर एंड अथॉरिटी वाली चीज़ें हैं उनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया था। So here the local self government was in ट्रांसफर्ड लिस्ट, नॉट इन रिजर्व लिस्ट। 2 गलत हो जाएगा आपका, तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी, 1, 3 एंड 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर
ये भी 2022 में आया था। सेकंड स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, बट स्टिल पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल दी वुमेन्स अबव द एज ऑफ 21। ये मैंने आपको बताया है कि ना उनको वोट करने का राइट था और ना ही इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट था। सो पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा, डैट मीन आपका ये गलत हो गया, आपका ये गलत हो गया। नाउ इफ़ यू हैव रेड अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देन यू मस्ट बी नोइंग कि सेकंड सही था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आई थिंक इट्स क्लियर कि यू डोंट हैव टू रोट लर्न एवरीथिंग। चीज़ें आप समझ के करोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके वैसे ही हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ पे चीज़ें याद करने वाली कुछ भी नहीं थी। इफ़ यू नो द बैकग्राउंड आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 1919 में क्या क्या प्रोविजंस ऐड किए गए थे। और आई थिंक कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आप कभी नहीं भूलोगे। इफ़ यू वांट देन आई अपलोड दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ ऑफ अननोन क्वेश्चंस। इन द रिसेंट पास यू हैव सीन कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आप स्पेक्ट्रम से सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डाउट इन योर माइंड कि क्या स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। बिफोर आंसरिंग दिस लेट अस सी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। दिस इज़ योर मॉडर्न हिस्ट्री PY कंपाइलेशन। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखो, इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, लीडर्स एसोसिएटेड विद गदर पार्टी, ये भी आपका स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी आपका स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाई गजपति रूलर्स, अल्फांसो कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, एंड द थर्ड वन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट लैंड लीज्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। आई थिंक कि पहला और तीसरे में आपको कन्फ्यूजन होगा, बट सेकंड स्टेटमेंट क्लियरली स्पेक्ट्रम में मेंशन है। तो 2022 में जितने क्वेश्चन आए थे, अगर हम इस क्वेश्चन को मिस भी कर देते हैं तब भी 75% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आपके स्पेक्ट्रम से हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी 2021, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, ये भी आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएगा। सो हियर स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आई डोंट थिंक ये स्पेक्ट्रम में मेंशन है, सो ये क्वेश्चन एक मिस होता है आपसे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी आपको सारी चीज़ें स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी, तो ये भी आपका मिस है। दो क्वेश्चन अभी तक हो गया। फोर्थ वन ये स्पेक्ट्रम से आपका हो जाता। फिफ्थ वन ये भी आपका स्पेक्ट्रम से हो जाता। सिक्स्थ वन ये भी स्पेक्ट्रम से आपका नहीं होता बिकॉज सॉन्ग्स ऑफ द प्रिजन स्पेक्ट्रम में नहीं दिया है, एंड आई डोंट थिंक ये कहीं भी दिया होगा, ये भी आपका मिस होता है। अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए। नाउ ये आपका स्पेक्ट्रम से हो जाता, ये भी आपका स्पेक्ट्रम से हो जाता। सो आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके स्पेक्ट्रम से नहीं होंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से हो जाएंगे। हैंस टू कंक्लूड माई सेल्फ, कोई भी रिसोर्स आप पढ़ो, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ो, NCERT पढ़ो, बिपिन चंद्रा पढ़ो, नॉट ओनली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी रिसोर्स पढ़ो, अगर से उस सब्जेक्ट का हिट रेशियो 70 to 80% है, डैट मीन्स कि वो बेस्ट रिसोर्स है। किसी भी रिसोर्स से आपको कभी भी 100% सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एंड इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू रन बिहाइंड द रिसोर्स। दैट इज़ वाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दी वन एंड ओनली रिसोर्स इज स्पेक्ट्रम। इसके बाद जो एक डाउट था वो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके है। रिसेंट पास्ट में एज आई हैव शोन यू कि जो मॉडर्न के क्वेश्चन है वो थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन 2022 यू हैव सीन कि 4 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे। लेट मी शो यू कि टोटल क्वेश्चन कितने आए थे हिस्ट्री से। तो ये आपका वेटेज है हिस्ट्री का। इन 2022 16 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन मॉडर्न से थे, डैट मीन्स कि 12 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडिवल से थे। 2021 में 21 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन मॉडर्न से थे, डैट मीन 13 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडिवल से थे। सो इफ़ यू सी दी पास्ट 2 ईयर्स देन मोर देन 50% क्वेश्चन जो हैं वो एंशियंट से आते हैं, मिडिवल से आते हैं एंड आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। दैट इज़ वाई इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि इस बार सीटें अच्छी हैं, सो डोंट इग्नोर एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल को आप प्रायोरिटी में नीचे रख सकते हो, बट आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको आप करके जाना। क्योंकि अगर आप सिर्फ मॉडर्न पढ़ के जाओगे और 1-2 क्वेश्चन आपके मिस हो जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन कि मोर देन 50% ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चन यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट।
और मॉडर्न एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो इजी क्वेश्चंस है वो सभी लोग करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू गेन सम एक्स्ट्रा एज, आपको आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली छोड़ के नहीं जाना है। बेयर मिनिमम चीज़ें आपको करनी है एंड यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर टू नो कि व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कवर। आई थिंक कि नाउ देर इज़ नो डाउट लेफ्ट इन योर माइंड कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मोर देन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इट्स क्लियर कि चीज़ें कैसे पढ़नी है। स्पेशली इफ़ यू स्टडी इन दिस वे, देन इन द लास्ट लेग ऑफ योर प्रिपरेशन यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। आप सिंपली एक ग्लांस थ्रू भी कर लोगे तब भी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, क्योंकि एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, तो जो चीज़ें आप प्री में पढ़ते हो सेम चीज़ें आप मेंस में भी पढ़ोगे। इसीलिए ट्राई टू डिवोट योर एनर्जी ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक रादर देन रोट लर्निंग। बाकी जो चीज़ें याद करने वाली हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस, लीडर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स, वो चीज़ें तो आपको याद करनी होंगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड दोज थिंग कैन बी इजली रिमेंबर्ड अगर आप लास्ट डे भी रिवाइज करोगे चीज़ों को तो। बट मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई कैन सी कि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट क्रॉस कर चुका है, तो जो रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड थीम्स है, फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो।